नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा ओसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा। देखिए, जिस तरह से इस बार पैट ने क्वेश्चन एक बढ़िया से लेवल के साथ पूछे गए थे, तो अगर हो सकता है कि पुलिस में भी वैसे ही लेवल आए, तो अगर उस लेवल से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वे किस तरह के हो सकते हैं और उनको किस तरह से किया जाएगा, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखें जरा, पहला क्वेश्चन है, ए ने 36,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद बीओसी शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। बीओसी द्वारा निवेश की पूंजी में अंतर क्या है, हमें बताना है। तो देखिए जरा, निवेशक हमारे कौन कौन से हैं। निवेशक हमारा ए है, बी है और सी है। किसने कितना निवेश किया, यानी पूंजी किसकी कितनी है। तो देखिए जरा, निवेश यहाँ लिखते हैं हम। ए ने कितने, 36,000। समय देखो जरा, समय तो बी ने 4 महीने बाद, सी ने 6 महीने बाद, लेकिन देखो जरा लाभ दिया हमें कितना, एक वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में हम एक वर्ष पे कैलकुलेशन कर लेंगे, तो समय यहाँ लिखेंगे हम समय, और समय तो माना ए ने 12 माह यानी 1 साल के लिए, बी ने 4 महीने बाद और सी ने कितने, 6 महीने बाद। लाभ देखो जरा, लाभ किस अनुपात में है, लाभ का अनुपात है 1:4:5। ये हमने बनाया तीनों का ग्राफ। तो देखो जरा, 1 साल पे कैलकुलेशन करेंगे, 1 साल यानी 12 माह, तो ए और बी पे कैलकुलेट करते हैं हम। माना ए की राशि कितनी थी, एक ने देखो जरा, ए की पूंजी थी, राशि निवेश था उसका 36,000। 1 साल यानी 12 माह तक लगा रहा। बी की राशि हमने, बी है, बी कितने, 4 महीने बाद आया, तो 12 माह में 4 महीने बाद दोनों को घटाया तो कितना हुआ, 8 महीने तक, यानी बी की राशि लगी रही 8 महीने तक। और दोनों में लाभ किस अनुपात में हुआ, 1:4, यानी कितना हो गया, 1/4। निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। दोनों को बराबर कर दिया, सॉल्व करते हैं। तो 8 से कितनी बार, 4 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार, यानी 36 छक्के 216। तो बी बराबर कितना निकलेगा हमारा, 216 और 3 जीरो और, यानी 2,16,000। तो बी का निवेश कितना निकला हमारा, बी का निवेश 2,16,000। अब लगाएंगे हम सेम कॉन्सेप्ट बी और सी में। देखें, देखो जरा किस तरह से, बी की पूंजी बटे सी की पूंजी। बी की पूंजी कितनी है, 2,16,000। कितने महीने तक लगी रही थी, 4 महीने बाद, यानी 1 साल में 8 महीने तक लगी रही। सी की पूंजी सी ही है, कितने महीने तक लगी रही, 6 महीने बाद, यानी कितना, 6 महीने तक लगी रही। और दोनों में लाभ कितना है, दोनों में लाभ 4/5। दोनों का लाभ कितना हो गया, 4/5। सॉल्व करेंगे, 6 से कितनी बार, 36 बार, 4 से 2 बार, 36 दूनी 72 और 72 पंचे 360, यानी सी की पूंजी कितनी निकली, 360 और 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, यानी कितना, सी की पूंजी निकली 3,60,000। पूछा क्या है, पूछा है बी और सी की द्वारा निवेश की गई पूंजी में अंतर कितना है। तो दोनों में अंतर कितना, 3,60,000 किसकी पूंजी थी, 3,60,000 सी की पूंजी थी। में से हमने बी की पूंजी 2,16,000, बी की पूंजी दोनों को घटाया तो कितना आया, देखें जरा, 0 0 0, 10 में से 6 गया, 4 4 1। दोनों की राशि में अंतर कितना है, पूंजी का अंतर कितना है, 1,44,000, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, पहला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, किसी निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 22% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे 22+4%, देखिए जरा, 22+4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो उसे ब्याज के रूप में कितने, 4,452 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं।
यह राशि कितनी है। देखिए जरा, सेम राशि को अगर आप 22 से लगा रहे हैं, सेम ही राशि को यदि आप 22+4 से लगा रहे हैं, तो दोनों में ब्याज का अंतर कितना है, 4452। सॉल्व करेंगे तो माना राशि, देखना जरा, माना राशि एक्स, एक्स ही मान है, सीधा प्रिंसिपल मान ले रहे हैं, पी है, माना राशि पी है। दर देखो जरा, दर दर पहले दर कितनी है, देखें पहले दर है 22% प्रति वर्ष, यानी 22%। फिर दर कितनी हो गई, 22 से 22+4%। समय देखो, समय दिया हमें 3.5 वर्ष, यानी 3 सही 1/2 वर्ष, या फिर 7/2 वर्ष ये समय दिया। साधारण हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P प्रिंसिपल यानी मूलधन, R दर यानी दर, समय T/100 बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज SI, ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो करने के तरीके क्या होगा, देखें जरा, एक बार आप दर 22 लगा दें, एक बार दर लगा दें आप 22+4, तो दोनों में जो अंतर आया वो कितना है, 4452। एक तो तरीका आपका ये हुआ, और फिर जो आया फिर इसमें एक से भाग, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होगा, साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज प्रत्येक वर्ष में समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जब साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज समान ही रहता है, अगर जो पहले में चला वही दूसरे में होगा, फिर वही तीसरे में ब्याज होगा, ऐसे फिर वह चौथे में ब्याज होगा। तो हमने देखा है इधर राशि तो हमारी पी ही है, समय तो हमारा 3.5 वर्ष है, लेकिन दर बदल रही, दर कितनी है, 22 से 22+4 हो गई। तो जब 22 थी तो कुछ ब्याज मिल रहा था, जब 22+4 हुई तो कुछ ब्याज मिला, दोनों का अंतर कितना आया, इस 4 की वजह से दोनों का अंतर कितना आया, देखो जरा, 4452 रुपए का अंतर आया। इसी अंतर से कर ले रहे, तो देखो जरा, पी राशि, दरों में अंतर कितने का है, दरों में अंतर 22+4 में अंतर कितने का है, 4 का, कितना समय 3.5 वर्ष, यानी 7/2 वर्ष के लिए, बटे 100, दोनों में अंतर कितने का है, 4452। सॉल्व करेंगे, 7 से कितना, 7 से 7×6 42, दो इसमें दिए 7×3 21, और 7×6 42, 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से कितनी बार, 3 6 नहीं 3 1 और ये 8, तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 318 और 2 जीरो, और यानी P का मान कितना है, राशि कितनी है, राशि हमारी 31,800। P का मान कितना निकला, सीधा 31,800। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपए में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई। तो देखिए जरा, ना लाभ हुआ ना हानि, ये कब होता है, जब जितने की चीज हो उतने ही बिक जाए, यानी क्रय और विक्रय दोनों क्या हो, बराबर हो। तो माना दो वस्तुएं कौन सी हैं, देखा जरा, ए और बी है। विक्रय बेचा था ना, तो विक्रय कितना दिया हमें, ए को 2400 में बेचा, बी को भी 2400 में बेचा, यानी कुल विक्रय कितना हुआ हमारा, कुल विक्रय हुआ 24 24 48 4800 हुआ। तो क्रय निकालते हैं, क्रय देखें जरा, किसकी कितनी कीमत थी, एक को से 20% लाभ पर बेचा, तो देखो जरा, जब लाभ हानि दोनों नहीं हुई तो इसका विक्रय और क्रय दोनों ही बराबर होंगे, यानी 4800 ही होंगे। एक वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो माना एक को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो इसे कितने बेचा था उसने, 2400 में बेचा था, 20% लाभ था, ये 120 था, तो क्रय कितना 100 क्या होगा, 120 से कितनी बार, ये 2 बार, यानी इसका मूल्य कितना निकला, 2000, यानी 2000 की चीज इसने कितने में बेच दी, 2400 में बेच दी, तो इससे कितना 20% का लाभ हुआ। लेकिन हमारे पास कुल क्रय तो कितना था, 4800, जिसमें से 2000 ए वस्तु की कीमत थी, तो शेष कितना हुआ, 4800 में से 2000 गए, कितना बचा 2800, किसकी कीमत होगी, बी की कीमत होगी, यानी बी की वस्तु जो 2800 की थी,
कितने में चली गई, 2400 में बेच दी, तो विक्रय ज्यादा था, विक्रय कम हो गया तो घाटा गला, घाटा गला तो कितना, यानी हानि हुई, कितने की हुई, हानि हुई 2800 की चीज 2400 में चली गई, कितने की हुई, दोनों को घटाया तो कितना, 400, 400 रुपए की हानि हुई। रुपए में प्रतिशत का पूछते तो, लेकिन ने पूछा रुपए में, तो रुपए कितने हैं, 400 रुपए की हानि, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 400 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1440 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है तथा 8 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। स्थिर जल में इस व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिए जरा, नाव धारा और रेलगाड़ी में कब आपको दोनों चालों को जोड़ना होता है और कब आपको दोनों चालों को घटाना होता है। तो देखिए जरा किस तरह से होगा, माना इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, माना देखिए नाव की चाल एक्स है, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल दोनों एक ही होती हैं क्योंकि नाव में व्यक्ति इस तरह से बैठा होता है। धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल बाई है। तो रेलगाड़ी की बात करें, अगर रेलगाड़ी की बात हो और नाव धारा की बात हो, समान दिशा में, समान दिशा में किस तरह से, जैसे आप जा रहे थे उसी दिशा में धारा बह जाए तो आप धारा में जल्दी बह जाएंगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी यानी आपकी चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, आपकी चाल और धारा की चाल। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे होंगे समान दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में, विपरीत में देखो क्या होता है, विपरीत में क्या होगा, आप जा रहे थे सामने से धारा आ रही थी, अब आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, मेहनत ज्यादा होगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी चालें क्या हो जाएंगी, एक्स माइनस के बाय घट जाएंगी विपरीत में। लेकिन विपरीत में रेलगाड़ी में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी एक्स प्लस के बाय। ये हमारा पूरा क्या होता है, चालों का कॉन्सेप्ट। पूछा क्या है, तो देखिए जरा किस तरह से होगा, करते हैं इसको मिटा लेते हैं। देखिए दूरी दी थी 1440 मीटर दूरी है। तो देखो जरा, नाव की चाल माना, नाव की चाल कितनी है, एक्स, धारा की चाल कितनी है, बाई, व्यक्ति की चाल पूछ रहा, व्यक्ति की चाल यानी नाव की चाल। तो पहले देखो 1440 मीटर कितने की चाल से जा रहा, प्रतिकूल जा रहा, प्रतिकूल यानी विपरीत जा रहा, विपरीत में क्या होगी, चालें घट जाती हैं, तो x माइनस के बाद चालें घट गई, दूरी बटी चाल, समय कितना लगा, समय लगा उसे कितना, 12 मिनट। होता है ना हमारा फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर, तो समय 12 मिनट, दूरी 1440 मीटर बटे चाल, दोनों का अंतर ए लगाया। अब देखो, लेकिन चाल तो पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो ए मीटर में था तो 1000 से भाग दिए तो कितना हो गया, 1.440। 12 मिनट थे, 60 से भाग दिया तो क्या हो गए, घंटे हो गए। तो यहाँ से हम x माइनस बाई का मान निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 1.440 इंटू 60 गुणा कर दिया बटे 12 बराबर क्या निकलेगा, x माइनस के बाई। यहाँ से क्या निकला, x माइनस बाई का ये। द्वारा देखें फिर इसमें क्या कह रहे हैं, तथा 8 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती हैं, यानी पहले जब यहाँ से यहाँ तक गई तो 12 मिनट का समय लगा, लेकिन जब यहाँ से वापस आई तो कितना, 8 मिनट का समय लगा। तो दूरी तो कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी 1440 ही। चालें अब वहां से आ रही तो धारा के साथ आएगी, और धारा के साथ आएगी तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी, यानी x प्लस के बाई, चालें जुड़ गई। समय कितना लगा, समय लगा 8 मिनट, तो द्वारा मिनट था तो 60 से दिया तो क्या घंटा हो गया, एक मीटर में थे तो 1000 से भाग दिया तो क्या किलोमीटर में हो गए। तो यहाँ से दोनों की चाल कितनी निकली, यहाँ से चाल देखो x प्लस बाई बराबर कितना, 1.440 इंटू 60 बटे 8। एक इक्वेशन आपकी ए बन गई, एक इक्वेशन आपकी ए बन गई। हमें तो व्यक्ति की चाल यानी x का मान निकालना है, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना, x माइनस बाई बराबर देखो इधर 1.440 इंटू 60 बटे 12, इधर से ये लाए x माइनस बाई बराबर कितना, 1.440
इंटू 60/8, दोनों को जोड़ा, ये प्लस का था सॉरी, दोनों को जोड़ रहा है, इसका इस साइड इधर का इधर, तो 22 से 22 ये गया, बचा क्या इधर बचा हमारे पास 2x, इधर क्या बचा, इधर देखो जरा 1.440 और 60 कॉमन लिया, 1.440 और 60 लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा 12 हो गया हमारा 20 बटे कितना 12 इंटू 8। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा 2x बराबर दशमलव था 3 अंक पर, 1 2 0 आए तो कितने पे हो जाएगा 1 अंक पर, यानी 144.0 144 इंटू कितना 6 दूनी 12 बटे कितना हो गया 12 इंटू 8, 12 से 12 ये गया, 8 से कितनी बार 8 एकम 8, 8 अठैया 64, यानी कितना निकला हमारा 2x बराबर 18, तो 2 से कितनी बार 9 बार, यानी x का मान कितना निकला 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी व्यक्ति की चाल कितनी होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग के 55% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं, तो देखो दो छात्र माने हमने ए और बी, ए लिखा हमने अंक, किसके अंक कितने हैं, माना ए को x अंक मिले तो दूसरे को कितने मिले, एक ने दूसरे से 15 अधिक यानी x प्लस के 15 बी को मिले। अब देखो जरा दूसरे से 15 अधिक अंक मिले और उसके अंक अब किसके, उसके अंक यानी किसकी बात चल रही है अभी, दूसरे के, उसके अंक यानी कितना x प्लस के 15, उसके अंक उनके अंकों के योग यानी दोनों का अंक, पहले को x मिले दूसरे को कितने मिले x प्लस के 15 मिले, इनके अंकों का योग का कितना प्रतिशत है 55। अब देखो प्रतिशत का निशान हटा 100 से भाग, तो कितना हो जाएगा 55/100। 5 से काटा तो 5 से कितनी बार 11 बार, 5 से कितनी बार 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा 20x प्लस 15 दूनी 30 यानी 300 बराबर x 2x और 11 दूनी 22x प्लस कितना 11 गुणा 15 कितना होगा 1 6 5, x वाला उस साइड ले गया तो कितना हो गया 2x, 165 इस साइड आया तो कितना हुआ 300 में से 165 गए 135 बराबर 2x, 2 से कटा तो कितनी बार 6 12, ये कितना हो गया 7.5 बराबर x, यानी एक को अंक कितने मिले, एक को अंक मिले 67.5, एक को मिले 67.5, तो दूसरे को क्या मिल जाएंगे 15 और जोड़ा तो 82.5, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा तीसरा 67.5 और 82.5। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेशन बेस्ट था और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए जरा, सुनीता कागज की एक शीट को 3 टुकड़ों में काटती है, पहले टुकड़े की लंबाई 3 एकल अंकों की विषम आभास संख्याओं के औसत के बराबर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। तीसरा टुकड़ा उतना ही लंबा है जितना अन्य 2 टुकड़े एक साथ हैं। कागज की मूल शीट की लंबाई कितनी है, देखिए जरा अच्छा है, माना ये शीट है इस तरह से 3 भागों में, पहला दूसरा तीसरा, इसकी लंबाई हमने x मानी, इसकी लंबाई y है, इसकी मानी हमने z। अब देखो जरा कह रहे पहले टुकड़े की लंबाई यानी x क्या है, 3 एकल अंकों की विषम आभास संख्या है, तो पहले आभास संख्या देखो कितनी होती है, आभास संख्या पहली 2 3 5 7 फिर 11 ऐसे 13 ठीक है, ये होती है आभास संख्या है। फिर कह रहे एकल अंक है नहीं जिसमें सिर्फ एक अंक जो हुआ है, तो ये तो है 2 3 5 7, 11 में तो 2 अंक हुए तो ये हट गई, 13 में भी 2 अंक हुए तो ए भी हट गई। फिर उसके बाद क्या कह रहे देखो एक चीज और उन्होंने कहा है
विषम विषम। तो ये 4 अंक बच्चे थे जो हमारे 2 3 5 7, इसमें से 2 तो हमारा सम हो गया तो ये भी हट गया, यानी कौन सी बची 3 5 7, एकल और विषम और अभाज्य कितना निकला 3 5 7, आभाज्य संख्याओं की औसत के बराबर है। तो इसका क्या लंबाई, आभाज्य संख्या औसत, पहले तीनों को जोड़ा तो 3 प्लस के 5 प्लस के 7, 3 थी तो 3 से भाग दिया तो क्या निकला औसत, औसत कितना निकला 3 5 8 8 7 15, 15/3 यानी कितना होगा 5, यानी x इसकी लंबाई कितनी निकली, इसकी लंबाई निकली 5। दूसरी की लंबाई देखो, दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। दूसरे की कितनी लंबाई है 22, जिसकी लंबाई है पहला टुकड़ा और तीसरे टुकड़े 1/3 यानी 1/3 की योग के बराबर है। यहां से सॉल्व किया तो कितना निकला, सॉल्व करो 3y बराबर कितना 3x प्लस के z, 3 का गुणा तो इधर भी इसमें भी वही कितना था z। इक्वेशन हमारी इधर बन गई। फिर क्या करें, तीसरा टुकड़ा उतना ही लंबा है जितना अन्य 2 टुकड़े एक साथ, तीसरा टुकड़ा क्या था हमारा, तीसरा टुकड़ा z की लंबाई कितनी है पहले और दूसरे की बराबर। इस वाले इक्वेशन में जो दूसरे से बनी है इसमें देखिए जरा क्या था हमारा 3y बराबर कितना 3x, यहाँ z का मान लगा रहे हैं हम इससे दूसरे वाले इक्वेशन से, ये दूसरी थी, दूसरी इक्वेशन से z का मान लगाया कितना हमने x प्लस के y, तो ये कितना हो गया हमारा y इधर आया तो कितना 3y में से y गया तो 2y बराबर कितना हो गया 3x और x 4x, 4x तो कितना 2 से कितनी बार 2 बार, यानी y बराबर निकला हमारा कितना 2x, 2x यानी कितना 2, x का मान कितना था 5 यानी कितना निकला 10, यानी y की लंबाई कितनी निकली 10, यानी दूसरे हिस्से की लंबाई कितनी है 10 है। तीसरे की देखो, तीसरे की कितनी थी पहले और दूसरी का योग, तो पहले कितनी थी x, दूसरी थी कितनी सॉरी पहले थी x का मान कितना था 5, पहले थी x का मान कितना था देखिए 5, दूसरी थी कितनी 10, दोनों का योग कितना होगा 15, यानी तीसरी की लंबाई कितनी निकली 15। पूछा क्या है, पूछा है एक साथ कागज की मूल शीट की लंबाई कितनी है, जब पूरी शीट थी तो मूल शीट की लंबाई कितनी है 5 10 15 15 15 30, मूल शीट की लंबाई कितनी है 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा चौथा 30। नेक्स्ट है हमारा, किसी कक्षा में सभी सदस्यों की औसत आयु 43.5 वर्ष है, 10 सदस्य कक्षा छोड़कर चले जाते हैं और उनके स्थान पर 6 नए सदस्य शामिल हो जाते हैं, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है और कुल आयु 110 वर्ष कम हो जाती है। तो शुरुआत में कक्षा में सदस्यों की संख्या क्या थी, तो देखिए जरा औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्या। देखें तो माना सदस्यों की संख्या कितनी थी, माना सदस्य थे x, तो x सदस्य उनका औसत कितना था 43.5, औसत कितना था 43.5। 10 सदस्य कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो देखिए जरा 10 सदस्य छोड़कर चले गए, उनके स्थान पर 6 नए सदस्य शामिल हो गए, 6 नए आ गए, तो अब क्या हुआ हमारे पास पहले कितने सदस्य थे x में से 10 गए 6 आए, क्या अंतर हुआ ये। फिर क्या करें देखो, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो औसत आयु अभी कितनी थी 43.5, तो अब कितनी हो जाएगी 43.5 में 2 वर्ष और बढ़ गई। देखें तो अब हमें ये तो पता नहीं ये जो 10 वाले गए किस आयु के थे, या फिर जो 6 आए ये किस आयु के थे, लेकिन हमें ये दिया है कि कुल आयु 110 वर्ष कम हो जाती है, तो कुल आयु कितनी हो जाती है 110 वर्ष कम हो जाती है। तो देखो किस तरह से गुणा किया तो कितना हो गया हमारा 43.5 x माइनस से कितना 110 बराबर, इधर गुणा किया तो कितना, इधर क्या बचे हमारे
x में से कितना 10 गए थे, 6 आ गए थे, माइनस के 4 बचे। इधर क्या हो गया, 43 में 2 जुड़ गए तो कितना हो गया 45.5। गुणा कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 45.5 माइनस 45 चौके 180 और 4 पंचे 20 यानी कितना 182 इंटू एक्स। इधर सॉल्व किया तो एक्स वाला इस साइड ले गए, बिना एक्स वाला इस साइड लाए तो 182 में से 110 गए तो कितना बचा हमारा 72 बराबर इधर 45.5 एक्स में से कितना गया 43.5 एक्स गया तो बचा कितना हमारा 2 एक्स। 2 से कितनी बार है 36 बार, यानी एक्स का मान निकला कितना 36। पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, पहले सदस्यों की संख्या थी 36। इसका आंसर होगा हमारा कौन सा, दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है रीड करते हैं। एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है और उनकी धैर्यता क्रमशः 60 लीटर, 56 लीटर और 44 लीटर है। वह क्रमशः 4:1, 5:3 और 7 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से 43.3%, 85.5/7% और 90.10/11% कंटेनर भरता है। उसके द्वारा लाए गए मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की कुल मात्रा का अनुपात कितना है। तो देखिए जरा किस तरह से 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर ए बी सी। ए की धारिता कितनी है 60 लीटर, बी की धारिता कितनी है, बी की देखो जरा 56 लीटर, सी की धारिता कितनी है, सी की धारिता कितनी है 44 लीटर। दोनों अब इनमें देखो जरा दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो ये लगाया हमने कितना दूध बटे पानी, दोनों का अनुपात देख ले रहा है। तो पहले में कितना है, पहले में 4:1, दूसरे में कितना है, दूसरे में है 5:3, तीसरे में कितना है, तीसरे में है 7:1। अब देखो जरा कितने प्रतिशत ले रहे, कितना भरते हैं जी, कितना भरते हैं, देखो जरा कितना भरते हैं, पहले से 83 सही 3%, तो कितना भरा इनने 83 सही 1/3%। दूसरे से कितना भरा इनने, दूसरे से भरा 85 सही 5/7%। तीसरे से कितना भरा इनने, तीसरे से भरा 90 सही 10/11%। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो प्रतिशत हटाते हैं तो कितना 83 तिया 249 और 1 जुड़ा तो कितना हो गया 250 में भाग दिए कितना 3 से। अब प्रतिशत हटा तो 100 से भाग, यानी कितना हो गया 250/300। 50 से काटा तो कितनी बार 5 बार, 50 से काटा तो ये 6 बार, यानी ये कितना 5/6। इतना कितना भाग लिया इनने 5/6। इसका देंगे 85 सत्ते 595 और 5 कितना हो जाएगा 600/7, 2 जीरो हटाए तो ये नहीं कितना निकला 6/7, यानी बी का लेना है 6/7। और सी में देखो जरा, सी में कितना, ये हो जाएंगे 990 और 10 तो कितना 1000 बटे कितना 1100, 2 से 2 हटा कितना हो गया 10/11। तीनों का निकाला है, तीनों मिश्रण से कितना कितना भरते हैं जी 5/6, 6/7 और 10/11। अब देखो जरा मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की कुल मात्रा का अनुपात कितना है। तो देखो 60 लीटर मिश्रण से एक कितने भर रहता है, एक ये वाला कितना भर रहा है सिर्फ 5/6 भर रहा है, 5/6 भर रहा है। 6 से कितनी बार है 10 बार, यानी 60 में से कितना ले रहा है सिर्फ 50 ले रहा। अभी 50 है, 50 में दूध की मात्रा कितनी है, तो देखिए जरा अगर आप एक टब में दूध और पानी को मिलाएं और उस टब में जिस अनुपात में दूध और पानी मिला होगा और उससे अगर हम उस मिश्रण को हम एक गिलास में निकाल लें तो उसी अनुपात में दूध और पानी उस गिलास में भी मिला होगा। तो हमारे 60 लीटर में जिस अनुपात में दूध और पानी था, जब इसका यूज हुआ कितना सिर्फ 50 लिया, तो इसमें भी दूध और पानी का सेम अनुपात होगा। तो इसमें निकालते हैं दूध कितना है, तो यहाँ लिखा हमने कितना, ये हो गया हमारा कितना दूध अनुपात पानी। देखते हैं इसमें कितना होगा, दोनों का रेशियो बनाएंगे
तो 50 कितना है, 4 और 1 5 है, जिसमें दूध 4 कितना होगा, तो इससे कितनी बार है, 10 बार, यानी दूध निकला इसमें कितना, 40। तो पानी कितना होगा, पानी होगा 10। बी के लिए देखो, बी 56 किलोग्राम 56 लीटर मिश्रण था, जिसमें से कितना 6/7 ले रहे थे, 6/7 ले रहे थे, यानी कितना ले रहे थे, इससे कितनी बार, 8 बार, 48 ले रहे थे। अब इस 48 में कितना है ये मिश्रण, 5 3 8 है, जिसमें दूध कितना है, 5 क्या होगा, तो 8 से कितनी बार, 6 बार, यानी कितना निकला 30, यानी दूध इसमें कितना है 30 है। तो 48 में से 30 गया तो कितना, 18, 18 क्या होगा हमारा, पानी। तीसरे में देखें, तीसरे में कितना था, 44 लीटर मिश्रण था, जो कितना है, कितना यूज हो रहा है इसका, 10/11, यानी 10/11 है, इससे कितनी बार है, 4 बार, यानी कितना हो गया ये 40। अब इस 40 में दूध कितना है, देखो 7 और 1 कुल मिश्रण कितना है, 8 है, दूध 7 क्या होगा, तो इससे कितनी बार है, 5 बार, 7×5 = 35, यानी 40 लीटर के मिश्रण में 35 इसमें दूध है, शेष 5 क्या होगा, पानी। तो कुल दूध कितना हो गया, 40 30 70, 70 और 35 105, पानी कितना हो गया टोटल, 10 18 28, 28 5 33, दोनों का अनुपात कितना बचा बना, 3 से और काटा तो ये 35:11, दोनों का अनुपात क्या हो गया, 35:11, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, दूसरा। कुछ नहीं करना आपको इसमें, जिस तरह से आप पहले क्वेश्चन करते आते हैं उसी तरह के ये भी सॉल्व होगा, बस अगर ये थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तो उसमें क्या कर देंगे, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दे देंगे कि इतने का इतना यूज कर रहे हैं, फिर उसमें से और यूज कर रहे हैं, जिससे क्या 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है नौ है, एक बेलन के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अनुपात 7:5 है, यदि इसका आयतन 14,836.5 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लगाना है 3.14। देखो जरा किस तरह से होगा, बेलन, अगर हमारे पास एक बेलन है इस तरह से, सिलेंडर जिसे कहते हैं, इसकी त्रिज्या का हमारे पास कितनी r है, ऊंचाई कितनी h है, तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है इसका, आयतन बराबर होता है πr² इंटू h। उसके बाद देखो जरा क्या कह रहे हैं, हमसे तो पूछा है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पहले एक बकपृष्ठ होता है, बकपृष्ठ यानी बगल बगल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बकपृष्ठ होता है इसमें, बकपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू h। अगर बकपृष्ठ में हम नीचे का क्षेत्रफल ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ दें तो क्या कहलाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बकपृष्ठ 2πr इंटू h। अब देखो जरा नीचे क्या सर्कल लगा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी r है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा πr²। अगर ये नीचे है तो इतना ही ऊपर होता है, तो 1 और 1 2, इसमें हमने क्या जोड़ी, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया, 2πr², तो ये क्या होगा हमारा संपूर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हमें तो दिया था कितना, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया था, तो देखो जरा ये किस तरह से होगा सोल्व। जब हमें ऊंचाई अनुपात दोनों दिए हैं, देखो कैसे लगाना है, हमें दोनों का अनुपात किस अनुपात में है, 7:5 में है, अनुपात हटेगा तो क्या आएगा, एक चर आएगा। देखिए किस तरह से अनुपात हटा, ये अनुपात हटा, चर आया, तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई होगी 7x, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5x, त्रिज्या आ गई, अनुपात हटा, एक चर आया। बनाते हैं शंकु, सॉरी बेलन था हमारा कितना a। अब जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 5x, ऊंचाई कितनी हो गई 7x, आयतन कितना दिया, तो इसका आयतन कितना होता है πr² इंटू h बराबर आयतन कितना दिया, आयतन देखो जरा दिया है 14,836.5। पाई का मान लगाया, पाई का मान कितना 3.14, आर का मान लगाया तो कितना r यानी 5x इंटू 5x इंटू ऊंचाई कितनी
7x बराबर कितना 14,836.5। अब दशमलव हटाए तो एक नीचे एक जीरो आया, ये दो दशमलव दशमलव हटा तो कितने 2 जीरो नीचे आए, 10 से एक से एक कटा, आगे देखो क्या होगा 314 इंटू कितना 5 5 25 इंटू कितना 7 इंटू देखो x x x x की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए 14 8 3 6 5 एक जीरो और इधर पड़ जाएगा। सॉल्व करते हैं, काटते हैं जरा किस तरह से, देखो जरा 25 से काटा, 25 से 25 पंचे 125, 23 बचा तो 25 नम्मा 125, कितना बचा हमारे पास 8 बचा, यानी 25 दिया 75, कितना बचा हमारे पास 11 यानी 115, 25 चौके 100 और 15 बचा तो कितना 25 छक्के 150। 7 से काटा तो 7 से कितनी बार 7 हुआ 56, 3 में दी 33 यानी 7 चौके 28, फिर कितना 5 7 सतैया 49 और फिर 7 से काटा तो कितनी बार 7 हुआ 56। फिर देखिए जरा किससे काटें, 314 एक्स क्यूब बराबर कितना दिया हमें दिया है 8 4 7 8, कितना दिया, इससे भाग दे रहे तो कितनी बार 2 बार, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार, यानी एक्स क्यूब बराबर दिया 27, एक्स का मान कितना निकला हमारा 3 आ गया, यानी त्रिज्या कितनी निकली, त्रिज्या थी 5x यानी कितना 5x यानी कितना 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, त्रिज्या हो गई हमारी कितनी 15, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7x यानी कितना 21 ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचा क्या है, पूछ रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ यानी 2 पाई r इंटू एच, और नीचे ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल कितना 2 पाई r स्क्वायर, इसका मान निकालना है। देखो 2 पाई r कॉमन लिया तो कितना होगा हमारा 2 पाई r कॉमन, इधर h प्लस इधर एक r बचा, इधर हो गया r और h के मान लगाते हैं तो लगाया मान 2 पाई का मान कितना दिया 3.14, r का मान कितना है, r का मान त्रिज्या कितनी है 15, ऊंचाई कितनी है 21, त्रिज्या कितनी है 15, यहाँ लगाया। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3.14, 15 दूनी 30 इंटू कितना हो जाएगा 21 15 36, गुणा करते हैं तो पहले इसका हमने गुणा किया तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा 0 14 3 42 9 यानी 942 पे 1 2 यानी 94.20 इंटू कितना 36 का गुणा करेंगे देखिए किस तरह से होगा, 0 36 दूनी 72 का 2 7 36 चौके 144 और 7 151 15 हासिल 36 नम्मा 2 300 24 और 15 339 और 2 के बाद 0 तो 1 0, यानी इसका क्षेत्रफल कितना निकला पृष्ठीय क्षेत्रफल 3391.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट है हमारा 10 था, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 मीटर स्क्वायर है, पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है, तो देखिए जरा एक वृत्ताकार पार्क हो गया जिसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया, इसका क्षेत्रफल दिया हमें 12,474, अब इसके चारों ओर क्या दिया, इसके चारों ओर हमें पास 3.5 मीटर चौड़ा पथ है, तो हम पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो जो बचेगा बीच में इधर ये क्या कहलाएगा पथ का क्षेत्रफल। तो हमें छोटे वाले वृत्त का तो क्षेत्रफल दिया है, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r, फिर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, दोनों को जोड़ेंगे पथ की लंबाई जोड़ेंगे तो बड़े वाले वृत्त की क्या निकलेगी त्रिज्या निकलेगी। तो देखिए जरा किस तरह से होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर वृत्त की त्रिज्या दी हमें कितनी r तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर। देखिए तो हमें दिया था वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना, माना इसकी त्रिज्या छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई r स्क्वायर, पाई का मान लगाना है 22/7 तो लगाया हमने 22/7
7 आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमें 12,474। 11 से काटा तो 11 से 2 बार, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 33, 11 चौक 11 33, 11 चौक 44। फिर 2 से और काटा तो 2 से कितनी बार गया, 2 से गया हमारा 5 और 6 7, यानी आर स्क्वायर बराबर निकला कितना 567 इंटू 7। 7 का और भाग दे दिया तो कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 7 का भाग दिया तो कितना 7 और 56, 7 एकम 7 इंटू 7 ये आ गया। वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में क्या होता है, आर स्क्वायर वर्गमूल लिया तो वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9, 7 7 का वर्गमूल 7, यानी त्रिज्या कितनी निकली 9 7 63। यानी देखिए जरा, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली 63, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी निकलेगी, पथ की लंबाई 3.5, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या कितनी निकलेगी कैपिटल आर की 63 में 3.5 और जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 66.5। बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर आ गया हमारा। अब इस बड़े वाले की वृत्त की त्रिज्या से हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी कितना 66.5, दशमलव हटाए तो कितना होगा 665/10, 665/10। 5 से काटते हैं तो 5 से कितनी बार 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 से 2 बार, 5 से 1 3 3, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार ये 11 बार। और काटते हैं तो कितना होगा 7 से काटा 19 से कितनी बार काटा 19 से कटा कितनी बार है 7 बार, 19 सत्ते 133, यानी कितना हो गया हमारा 11 इंटू 19 इंटू कितना 133/2, 1 2 बचा था एक। और करेंगे तो गुणा किया तो हमने कितना हो गया इधर 19 3 57 की 7, 5 हासिल 19 3 57, 5 62 की 2, 6 हासिल 19 एकम 1906, 25 इंटू 11/2। 11 का गुणा किया तो 11 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 11 का गुणा करते हैं देखो 7, 11 के गुणा में सीधा सीधा एक पद छोड़ के जोड़ दिया जाता है तो कितना होगा 7 और 2 9, 5 और 5 2 7 और 5 2 7 और 2 ये आ गया। फिर कितना बटे 2, तो इसमें भाग दिया तो कितना निकला हमारा, इसमें भाग दिया तो 2 एकम 2, फिर कितना 2 दिए 6, फिर कितना 1 दिए 17, यानी 8 बार, फिर इसमें दिया तो कितनी बार 9 बार, फिर इसमें दिया तो कितनी बार 8 बार, 0.5, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकला हमारा 13,898.5 मीटर स्क्वायर। अब इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं तो घटाते हैं, देखिए जरा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल 13,898.5 में से घटाया हमने कितना छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल 12,474 घटा रहे तो 0.5 ये बचा हमारा कितना 2 4 1, यानी 1424.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये निकला हमारा पथ का क्षेत्रफल है। इसका आंसर क्या होगा हमारा पहला 1424.5 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। ये वो क्वेश्चन है जो हो सकता है कि इस बार अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाया जाएगा तो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या वो थोड़े कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, वो थोड़ा टेक्निकल करेंगे। टेक्निकल का मतलब ये है कि उसमें आपको टेक्निकल वर्ड देंगे और आगे घुमाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।